5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या करा है, सिर्फ एक ही पार्टिकल के बारे में स्टडी किया है, उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन एंड ऑल। ठीक है, उस पर कितनी फोर्स लग रही है, कैसे क्या चल रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है इस तरह से, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और रोटेशनल मोशन क्या है, जब कोई भी बॉडी अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, दैट मोशन इज़ नोन एज रोटेशनल मोशन। राइट, तो इसके अंदर हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो करेंगे सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा पॉइंट मतलब बॉडी के अंदर जहाँ पे सारा का सारा मास जो है बॉडी का, इट इज़ सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज़ आपके पास कोई भी एक पेन है, इस पेन को आपने बैलेंस करना है। ठीक है, अगर आप सेंटर से पकड़ रहे हो तो ये बैलेंस हो जाएगा, अगर आप साइड से पकड़ रहे हो तो वो शिफ्ट हो जाएगा इधर उधर। ठीक है, इसका मतलब जो उसका सेंटर है वो हमारे पास क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का मास जो है वो कंसनट्रेटेड है, वो इकट्ठा हुआ हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हर एक जो ज्योमेट्रिकल बॉडीज़ होती है हमारे पास, उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में ही लाई करता है जनरली, क्योंकि वहाँ से ही उस बॉडी जो है वो बैलेंस हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास अलग अलग शेप्स कंसिडर करके चलते हैं तो उसके अंदर सेंटर ऑफ मास देखते हैं कैसे होता है। अगर हम बात करते हैं इस कोन की, ये वाला जो कोन होता है हमारे पास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है वो देखते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एट अ हाइट h/4। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है एट h/4। ठीक है, इस हाइट के ऊपर, मतलब सेंटर ऑफ मास को cm से भी डिनोट करते हैं, com के साथ भी डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक की बात करती हूँ इस तरह से, ऐसे, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करता है, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, इधर, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके अलावा अगर हम लोग एक और शेप कंसीडर करके चले, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करेगा, मिडल पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये अगर हमारे पास इसका एक्सिस है तो इसका जो ये मिडल पॉइंट है यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास कुछ नोट है। इस नोट के अंदर बोल रहा है अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, मतलब जो भी हमने ऊपर करा, जैसे कोन है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, सिलेंडर है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। लेकिन अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मासेस की, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये स्फीयर है, ठीक है, लेकिन इसका जो हाफ पोर्शन है वो आयरन का बना हुआ है और लेट इट बी जो हाफ पोर्शन है वो वुड का बना हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, उसकी हैवियर साइड पे। अब आयरन और वुड में से हैवी कौन सा है, आयरन, तो आयरन वाली साइड पे इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई करेगा। नेक्स्ट देखिए, अब आता है एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे n पार्टिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बट जनरली हमने अभी क्या किया, सिर्फ 2 पार्टिकल का सिस्टम लिया और फिर हम देखते हैं कि वहाँ सेंटर ऑफ मास जो है उसकी पोजीशन कहाँ लाई करेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर लिया इस तरह से, XY प्लेन, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारे पास x एक्सिस एंड दिस इज़ ओरिजिन। ठीक है, लेट इट बी, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, एट पोजीशन A एंड पोजीशन B रिस्पेक्टिवली। इस बॉडी का जो मास है लेट इट बी m1 और इसका मास मान लेते हैं वो है m2। O से लेके A तक जो है वो उसकी पोजीशन, यानी कि पोजीशन वेक्टर, वो है हमारे पास r1 वेक्टर। O से लेके B तक जो है हमारे पास लेट इट बी वो है r2 वेक्टर। ठीक है, और देखो अब हमने क्या करा, ये ए बी हमारे पास पार्टिकल सिस्टम हो गया है ना, 2 पार्टिकल सिस्टम। तो मान लिया सपोज़ कि यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है एट पॉइंट सी, तो O से C तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा या पोजीशन वेक्टर होगा लेट इट बी इक्वल टू r वेक्टर। यही सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है। फिर मान लिया कि ए पे कुछ फोर्स लग रही है बाहर से जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि m1 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है, लेट इट बी f1। तो इस तरह से बाहर से एक फोर्स लग रही है f1 वेक्टर, और सिमिलरली पॉइंट बी के ऊपर जो फोर्स लग रही है बाहर से वो मान लेते हैं वो है f2 वेक्टर, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, एक इंटरनल फोर्स भी लग रही होगी, ए बी पे फोर्स लगा रहा होगा और बी ए पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। जब ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसका मतलब क्या, हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं उसे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। सिमिलरली जब बी ए पे फोर्स लगा रहा होगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। डायग्राम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, टोटल फोर्स जो ए पे लग रही होगी वो यानी कि m1 के ऊपर जो लग रही है वो किसके इक्वल होगी। सो टोटल फोर्स ऑन m1 वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, एक तो f1 वेक्टर लग रहा है और दूसरा f12 है, ठीक है, f1 प्लस f12, ठीक है। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो जो टोटल फोर्स लग रही है f1 वेक्टर प्लस f12 वेक्टर वो किसके इक्वल होएगी, d/dt ऑफ मोमेंटम यानी mv। लेकिन कौन से वाला mv, फर्स्ट या सेकंड बॉडी के ऊपर, देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट बॉडी की, इसीलिए m1 v1, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग सेकंड बॉडी की बात करते हैं, पूरा दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं f2 वेक्टर प्लस f21 वेक्टर इक्वल्स टू d/dt ऑफ m2 v2, ये लिख सकते हैं ना इधर, सॉरी मैं वेक्टर लगाना भूल गई। एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब कर दो दोनों को ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट के साथ ऐड होगी, यानी f1 वेक्टर प्लस f12 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f21 वेक्टर इक्वल्स टू d/dt ऑफ m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको। फिर उसके बाद देखो, अब हमें पता है कि जो f12 वेक्टर है वो माइनस का f21 वेक्टर है, क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्स लग रही है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ए बी पे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे फोर्स लगा रहा है, तो f12 इक्वल्स टू माइनस f21, तो ये दोनों तो वैसे ही कट हो गए। तो हमारे पास बचा क्या, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर इक्वल्स टू d/dt ऑफ, और इसको देखो m1 v1 को मैं अगर पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ dr1/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, प्लस m2 dr2 वेक्टर बाय dt, ठीक है। तो अब ये देखो f1 प्लस f2 है तो फोर्सेस, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स ही आएगी, लेट इट बी f। यहाँ से d/dt अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक d/dt बाहर था, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा d2/dt स्क्वायर, और अंदर बच जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन को जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ m1 प्लस m2 के साथ। सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई RHS बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, f वेक्टर इक्वल्स टू m1 प्लस m2, इसको जस्ट रीअरेंज कर रही हूँ, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अगर जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाए तो हमारे लिए ये चीज़ भी तो वैलिड है कि जो टोटल फोर्स है इट विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जो है वो दोनों मासेस के लिए हो गया m1 प्लस m2, और v सेंटर ऑफ मास, जो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे होगा उसकी वेलोसिटी, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। m1 प्लस m2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर देखो d बाई डी टी ऑफ VCM रह जाएगा, मतलब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। तो इसकी जगह पे मैं dr बाई डी टी लिख सकती हूँ। r ही क्यों लिख रही हूँ, r1 r2 क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जो ओरिजिन की पोजीशन थी वो r वेक्टर थी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, f वेक्टर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 डी स्क्र r वेक्टर बाई डी टी स्क्र। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो दो फोर्सेस आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 के अंदर, दोनों को कर दो इक्वेट। सो इक्वेटिंग 3rd एंड 4th क्या बनेगा फिर हमारे पास, ये देखो इधर से m1 प्लस m2 डी स्क्र बाई डी टी स्क्र m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 डी स्क्र r वेक्टर बाई डी टी स्क्र। यही बनेगा ना। m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 तो वैसे ही कट हो गया, डेरिवेटिव से डेरिवेटिव कट हो गया, तो हमारे पास बेसिकली बचा एंड में r वेक्टर इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2। ये आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर। ठीक है, फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। अगर हमें n पार्टिकल सिस्टम की बात करनी हो, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, तब क्या होगा, इसको जनरलाइज कर दो बस। r वेक्टर विल बी इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अप टू सो ऑन mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन mn। ये आ गया जर्नलाइज्ड केस, जो आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस के अंदर इसमें हम लोग लिखते हैं कि अगर हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है दोनों पार्टिकल्स का वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन पे लाई करेगा तो r वेक्टर कितना होगा फिर हमारे पास, वो तो फिर 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम 2 पार्टिकल्स के लिए ही बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर r वेक्टर को मैंने 0 पुट कर दिया तो इसका मतलब क्या बनेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से m1 प्लस m2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। यहाँ से r2 वेक्टर कितना आएगा, माइनस का m1 r1 वेक्टर ओवर m2, ये वैल्यू आएगी। अब देखो सेकंड केस, अगर जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनका मास ही इक्वल हो गया, इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल्स टू m है, तो अब क्या होगा हमारे पास, फिर से हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं हमारी। तो r वेक्टर विल बी इक्वल टू जो ये था m r1 प्लस m r2 ओवर m प्लस m, यही बनेगा ना। ठीक है, तो वही लिखते हैं यहाँ पे m r1 वेक्टर प्लस m r2 वेक्टर ओवर m प्लस m। तो यहाँ से r वेक्टर किसके इक्वल आएगा, m कॉमन, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर ओवर 2m, m से m कट, तो r वेक्टर आ गया r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर ओवर 2। ये रिज़ल्ट आएगा। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है 2 पार्टिकल्स का, अगर वो इक्वल मासेस है उनका, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो इट लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।